हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। आज की वीडियो में हम हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें देखेंगे हम कुछ शब्दावली एवं उनके जो है अर्थ को। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं, पहले हम यहाँ पर ऋग्वैदिक कालीन शब्दावली एवं उसके अर्थ को देखेंगे। यहाँ पर ऋग्वैदिक काल का इससे पहले समय भी देख लेते हैं। तो ऋग्वैदिक का समय था तो ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहा था। ऋग्वैदिक काल का समय क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है, ऋग्वैदिक काल का समय कब से कब तक रहा था? तो ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहा था। अब देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन कुछ शब्दावली और उनके अर्थ। इसमें ऋग्वैदिक काल में नीवी किसे कहा जाता था? ये कमर के नीचे पहना जाने वाला एक वस्त्र होता था जिसे नीवी कहा जाता था। ये जो है यहाँ से आने वाले एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है जरूर देखने को मिलेगा। ये यहाँ से एक क्वेश्चन सभी एग्जाम में जो है पूछ ही लिया जाता है। तो ये नीवी जो होता था, ये कमर के नीचे पहना जाने वाला एक वस्त्र होता था जिसे ऋग्वैदिक काल में जो है नीवी कहा जाता था। अगला है यहाँ पर, अगला है वासस। वासस जो होता था तो ये कमर के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र होता था ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में वासस कहा जाता था, कमर के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र जो होता था तो उसे वासस कहा जाता था। अगला है यहाँ पर अधिवासस। अधिवासस किसे कहते थे? ऋग्वैदिक काल में तो ये एक चादर या ओढ़नी टाइप की होती थी जिसे कि अधिवासस कहा जाता था। ये भी एक वस्त्र होता था, चादर या ओढ़नी। अगला है यहाँ पर तछा। तछा किसे कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में? तो ये तछा कहा जाता था किसे? बढ़ई को तछा कहते थे। ऋग्वैदिक काल में बढ़ई को तछा कहते थे। अगला है यहाँ पर कर्मा। कर्मा उसे कहते थे जो कि धातु का कार्य करता था, जैसे लोहा चांदी सोना तांबा जो भी इसका कार्य करता था, इसको बनाने का काम करता था, तो उसे कहा जाता था कर्मा ऋग्वैदिक काल में। अगला है यहाँ पर विकनार। विकनार किसे कहते थे? तो विकनार ऋग्वैदिक काल में कहा जाता था किसे? सूदखोर को, या जो पैसा उधार देने वाला शाहूकार होता था उसे कहते थे। जो कि ब्याज पर पैसा उधार देता था उसे ऋग्वैदिक काल में कहा जाता था विकनार। अगला है यहाँ पर अरित्र। अरित्र किसे कहा जाता था? तो अरित्र कहा जाता था पतवार को। अरित्र कहा जाता था पतवार को, जिससे कि नाव को चलाया जाता है या नाव को खेया जाता है, तो इसे अरित्र कहा जाता था। पतवार को याद रखिए। अगला है अरित्री। अरित्र और अरित्र में ये अंतर याद रखिए। ये कहा जाता था नाविक को, जो नाव को चलाता था उसे कहा जाता था अरित्री, और अरित्र कहा जाता था पतवार को। अगला है यहाँ पर पुरोहित। पुरोहित किसे कहा जाता था? तो ये पुरोहित होता था जो, तो ये राजा का प्रमुख या परामर्शदाता होता था, उसे पुरोहित कहा जाता था। आगे बात करते हैं। अगला है यहाँ पर ग्रामीण या ग्रामणी। ग्रामीण या ग्रामणी कहा जाता था, जो कि गांव का या ग्राम का मुखिया होता था, उसे ग्रामीण या ग्रामणी कहा जाता था। अगला है यहाँ पर सूत। सूत किसे कहा जाता था? ये रथ सेना का नायक होता था, उसे कहा जाता था सूत। सूत रथ सेना का नायक जो होता था उसे सूत कहा जाता था। अगला है संग्रहीता। संग्रहीता किसे कहा जाता था? जो ये कोषाध्यक्ष जो होता था उसे संग्रहीता कहा जाता था, मतलब कि संग्रह करने वाला कोषाध्यक्ष का जो अधिकारी होता था उसे संग्रहीता कहा जाता था। अगला है यहाँ पर भागदूत। ये भागदूत किसे कहा जाता था? ये भागदूत कहा जाता था कर एकत्र करने वाले अधिकारी को। जो कर एकत्र करता था उसे कहा जाता था भागदूत। अगला है यहाँ पर अछवाप। अछवाप किसे कहा जाता था? तो ये अछवाप कहा जाता था आय व्यय गणनाध्यक्ष जो होता था, या धूत क्रीड़ा में जो राजा का मित्र होता था, जो ये अछवाप उसे कहा जाता था जो आय और व्यय की गणना करता था, और धूत क्रीड़ा में क्या था? राजा का मित्र होता था, उसे कहा जाता था अछवाप। अगला है यहाँ पर पालागल। पालागल किसे कहा जाता था? तो ये पालागल कहा जाता था विदूषक को। विदूषक को कहा जाता था पालागल। आगे बात करते हैं। अगला है यहाँ पर छात या छता। छात या छता कहा जाता था प्रतिहारिक या दैवारिक को, जो है छात या छाता कहा जाता था। अगला है यहाँ पर, आगे बात करती हैं। अगला देखते हैं। अगला यहाँ पर देख लेते हैं, यूनानियों के समय की जो है मुद्रा थी उसे क्या कहा जाता था? तो यूनानियों के समय की जो मुद्रा थी, वो स्वर्ण जो मुद्रा जो थी उसे कहा जाता था डेरिक, और रजत मुद्रा थी उसे कहा जाता था सिग्लोई। याद रखिए, स्वर्ण मुद्रा को डेरिक और रजत मुद्रा को जो है ये कहा जाता था सिग्लोई, और ये सभी यूनानियों के समय की मुद्राएं थीं। अगला है यहाँ पर, ये जो है मौर्य काल में देखते हैं किसको क्या कहा जाता था?
मौर्य काल में जो है, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, कम से कम तो अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उससे 100 बार तो पूछा ही गया होगा। ये अग्रोनोमोई किसे कहा जाता था? तो ये जो जिले का अधिकारी होता है उसे अग्रोनोमोई कहा जाता था मौर्य काल में। जैसे कि अब डीएम जिसे कहा जाता है तो उसे अग्रोनोमोई कहा जाता था मौर्य काल में, जिले का जो अधिकारी होता था। अगला है यहाँ पर रज्जुक। रज्जुक जिसे मौर्य काल में किसे कहते थे? ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। रज्जुक मौर्य काल में किससे संबंधित थे? तो रज्जुक जिसे कहा जाता था जो राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अपना अधिकार रखता था उसे कहा जाता था रज्जुक। अगला है यहाँ पर एस्टिनोमोई। ये अग्रोनोमोई और एस्टिनोमोई को याद रखिए, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। अग्रोनोमोई जिले का अधिकारी होता था और जो ये एस्टिनोमोई है तो ये नगर के पदाधिकारियों को क्या कहा जाता था? एस्टिनोमोई मौर्य काल में। अगला है यहाँ पर क्षमाहर्ता। क्षमाहर्ता किसे कहा जाता था? ये जो राजस्व एकत्र करने वाला होता था, जो राजस्व एकत्र करता था मौर्य काल में, उसे क्षमाहर्ता कहा जाता था। अगला है सार्थवाह। सार्थवाह किसे कहा जाता था? तो ये व्यापारियों के काफिले को कहा जाता था। व्यापारियों का जो संगठन, समूह या काफिला जो भी होता था उसे कहा जाता था सार्थवाह। अगला है यहाँ पर सीता। किसे कहा जाता था? तो सीता कहा जाता था। जो राजकीय भूमि से प्राप्त आय होती थी उसे कहा जाता था सीता। मौर्य काल में राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। अगला है यहाँ पर प्रदेष्टा। प्रदेष्टा किसे कहा जाता था? तो ये फौजदारी न्यायालय का जो न्यायाधीश होता था उसे कहा जाता था प्रदेष्टा। आगे बात करते हैं। अगला है यहाँ पर व्यवहारिक। किसे कहा जाता था? ये व्यवहारिक कहा जाता था किसे? ये जो दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश होता था उसे व्यवहारिक कहा जाता था, और जो फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था प्रदेष्टा। अगला है यहाँ पर आगे बात करते हैं यहाँ पर गुप्त काल की। यहाँ पर गुप्त काल में ये जो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? ये समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता था। भारत का नेपोलियन कहा जाता था समुद्रगुप्त को। आगे बात करते हैं यहाँ पर ये जो अपराहत है, ये गुप्त काल में अपराहत किसे कहा जाता था? गुप्त काल में अपराहत किसे कहा जाता था? तो ये बिना जोती हुई जो जंगली भूमि होती थी उसे कहा जाता था अपराहत। याद रखिए, बहुत बार पूछा हुआ ये भी क्वेश्चन है। अपराहत बिना जोती हुई जो जंगली भूमि होती थी उसे गुप्त काल में अपराहत कहा जाता था। अगला है यहाँ पर अग्रहार। अग्रहार किसे कहा जाता था? तो अग्रहार गुप्त काल में उसे कहा जाता था जो भूमि क्या होती थी? मंदिरों और ब्राह्मणों को दान में दे दी जाती थी। दान में दी हुई भूमि को और या मंदिरों के लिए जो दी हुई भूमि होती थी उसे गुप्त काल में अग्रहार कहा जाता था। अग्रहार उसे गुप्त काल में कहा जाता था। अगला है यहाँ पर उदंग या भागकर। उदंग या भागकर किसे कहा जाता था? तो ये जो भूमिकर होता था, जो जमीन के बदले कर लिया जाता था, उसे उदंग या भागकर कहा जाता था। अगला है यहाँ पर उदक भाग या विदक भागम। ये भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। उदक भाग या विदक भागम किसे कहा जाता था? ये जो सिंचाई कर होता था उसे उदक भाग या विदक भागम कहा जाता था। आगे बात करते हैं यहाँ पर ये जो संगम कालीन साहित्य था उसमें संगम कालीन साहित्य में कौन को मनन ये शब्द सब किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो ये राजा के लिए प्रयुक्त सभी शब्द थे संगम कालीन साहित्य में। संगम कालीन साहित्य में कौन को मनन ये सभी शब्द जो थे तो ये राजा के लिए प्रयुक्त होते थे, याद रखिए। आगे बात करते हैं यहाँ पर अगला है टोटवारियम। टोटवारियम किसे कहते थे? तो ये टोटवारियम कहते थे जो उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाली समिति होती थी उसे कहा जाता था क्या? टोटवारियम। उद्यान प्रशासन का जो कार्य देखती थी उस समिति को कहते थे टोटवारियम। और संवत्सरवारियम किसे कहते थे? संवत्सरवारियम उस समिति को कहते थे जो वार्षिक समिति होती थी। वार्षिक समिति को कहते थे संवत्सरवारियम। आगे बात करते हैं अगला है यहाँ पर एरिवारियम किसे कहते थे? एरिवारियम कहते थे। एरिवारियम जो तालाब समिति होती थी उसे कहते थे एरिवारियम। यहाँ पर पूगा या श्रेणी किसे कहा जाता था? तो पूग या श्रेणी कहा जाता था जो एक शिल्पियों या शिल्पकारों की जो सभा होती थी उसे पूग या श्रेणी कहा जाता था। यहीं पर देख लेते हैं ये एम्फोर जार किसे कहते थे? एम्फोर जार उसे कहा जाता था जिसमें जो है दोनों तरफ हत्थे वाला एक जार होता था, जिसमें कि दोनों तरफ एक हत्था लगा होता था। दोनों तरफ एक ही हत्था लगा होता था उसे कहते थे एम्फोर जार। आगे बात करते हैं अगला है यहाँ पर मणिग्रामम। मणिग्रामम किसे कहते थे? तो ये मणिग्रामम कहते थे व्यापारियों के एक संगठन या समूह को। कहाँ? दक्षिण भारत में।
ये भी याद रखिए। दक्षिण भारत में मणिग्रामम कहते थे व्यापारियों के संगठन या समूह को। आगे बात करते हैं, अगला है यहाँ पर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों यहाँ पर। ये जो है तोलकाप्यम ग्रंथ, इसे ये जो है क्या था, तोलकाप्यम ग्रंथ। तो ये व्याकरण और काव्य से संबंधित एक ग्रंथ था जिसे कहा जाता था तोलकाप्यम। और ये शिल्पाधिकारम, ये क्या था, ये एक महाकाव्य था। याद रखिए, ये तोलकाप्यम ग्रंथ और ये जो शिल्पाधिकारम ग्रंथ, ये क्या थे, ये महाकाव्य था। और ये तोलकाप्यम जो था ये व्याकरण और काव्य से संबंधित था। अगला है यहाँ पर, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ दिल्ली सल्तनत के जो प्रशासनिक विभाग थे उनकी। यहाँ से भी जो है कई बार आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ये दिल्ली सल्तनत के जो प्रशासनिक विभाग थे उसमें दीवाने मुक्तक राज किसे कहा जाता था, ये राजस्व विभाग को कहा जाता था क्या, दीवाने मुक्तक राज। और ये किससे संबंधित था, ये संबंधित था अलाउद्दीन खिलजी ने से, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित था दीवाने मुक्तक राज, और कहा जाता था राजस्व विभाग को। अगला है यहाँ पर दीवान ए रियासत। ये दीवान ए रियासत किसे कहा जाता था, ये जो बाजार नियंत्रण विभाग था इसे कहा जाता था दीवान ए रियासत। और ये भी किससे संबंधित था, तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी से ही संबंधित था, दीवान ए रियासत या बाजार नियंत्रण विभाग। आगे बात करते हैं, अगला है यहाँ पर दीवान ए अमीर कोही। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। दीवान ए अमीर कोही किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है कृषि विभाग को। दिल्ली सल्तनत में कृषि विभाग को दीवान ए अमीर कोही कहा जाता था। और इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना मोहम्मद बिन, या शॉर्ट में MBT याद कर लीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी दीवान ए अमीर कोही या कृषि विभाग की स्थापना। आगे बात करते हैं, अगला है यहाँ पर, अगला है दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात, तो खैरात से याद रख सकते हैं कि दान विभाग, मतलब कि जैसे कि खैरात में मिली हुई चीज़ें नहीं हम लोग कहते हैं, तो ये दीवान ये खैरात, तो ये था एक दान विभाग। और ये दीवान ए बंदगान, ये सब की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी फिरोज शाह तुगलक से संबंधित थी। ये दीवान ए खैरात जिससे दान विभाग, या दीवान ए बंदगान, ये फिरोज शाह तुगलक से सभी संबंधित थे। आगे बात करते हैं, अगला है यहाँ पर दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज क्या था, ये दीवान ए अर्ज जो है ये सेना या सैन्य विभाग को कहा जाता था, दीवान ए अर्ज। आगे बात करती हैं, अगला है यहाँ पर दीवान ए रिसालत। ये दीवान ए रिसालत क्या थी, ये दीवान ए रिसालत थी जो कि धार्मिक मुद्दों से संबंधित थी या विदेशी मामलों की देखरेख से जो संबंधित था उसे कहा जाता था किसे, क्या, दीवान ए रिसालत। अगला है यहाँ पर दीवान ए इंसा। दीवान ए इंसा किसे कहा जाता था, ये दीवान ए इंसा कहा जाता था जो सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित होता था उसे कहा जाता था दीवान ए इंसा। अगला है यहाँ पर दीवान ए वजारत। दीवान ए वजारत किसे कहा जाता था, तो ये वित्तीय मामलों या राजस्व विभाग जो होते थे उसे दीवान ए वजारत कहा जाता था, वित्तीय मामलों को। और राजस्व विभाग को क्या कहा जाता था, दीवान ए वजारत। अगला है यहाँ पर जवाबित। जवाबित किसे कहा जाता था, तो ये जवाबित कहा जाता था किसे, राज्य कानून को। जो राज्य के कानून होते थे उसे जवाबित कहा जाता था, याद रखिए। आगे बात करते हैं यहाँ पर अब मराठा साम्राज्य की। मराठा साम्राज्य की बात करते हैं यहाँ पर। मराठा साम्राज्य में पेशवा क्या था, तो ये पेशवा राजा का जो प्रधानमंत्री होता था उसे कहा जाता था पेशवा मराठा साम्राज्य में। अगला यहाँ पर आमात्य। आमात्य क्या था, आमात्य या मजमू आधार। आमात्य या मजमू आधार क्या था, तो ये वित्त या राजस्व मंत्री जो होता था उसे मजमू आधार या आमात्य कहा जाता था। अगला है यहाँ पर वकिया नवीश या मंत्री। ये जो वाकिया नवीश या मंत्री था, तो ये क्या था, ये क्या करता था, वकिया नवीश या मंत्री ये राजा के जो दैनिक कार्यों में क्या करता था, ये राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार के जो है प्रतिदिन की कार्यवाही का विवरण रखता था। कौन, ये मंत्री या वाकिया नवीश। याद रखिए, राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार के प्रतिदिन की कार्यवाही का विवरण रखने वाला होता था उसे कहा जाता था वाकिया नवीश या मंत्री, किसमें, मराठा साम्राज्य में। अगला है यहाँ पर सचिव या सुरनवीस। सचिव या सुरनवीस किससे कहा जाता था, तो ये सचिव या सुरनवीस कहा जाता था जो राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। जो राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था उसे सचिव या सुरनवीस कहा जाता था। अगला है यहाँ पर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, सुमंत या दबीर किसे कहा जाता था। ये जो विदेश मंत्री होता था उसे सुमंत या दबीर कहा जाता था। प्रेजेंट टाइम पे हमारे विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर प्रसाद। तो ये जो है विदेश मंत्री किसे कहा जाता था मराठा साम्राज्य में, ये सुमंत या दबीर को विदेश मंत्री कहा जाता था। सर ये नौबत क्या थी, ये सर ये नौबत थी जो सेना की भर्ती और संगठन आदि का जो प्रबंध करता था उसे कहा जाता था मराठा साम्राज्य में सर ये नौबत। ये क्या करते थे, ये सभी